आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कोविड-19 पर कार्यक्रम, जन जागृति का कार्यक्रम चलना है संभलना है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जनपद पीलीभीत से जिला अधिकारी श्री पुलकित खरे से भेंटवार्ता करवा रहे हैं। आपसे भेंट कर रहे हैं सतीश चंद्र मिश्र। हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने सा लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम चलना है संभलना में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं पीलीभीत के जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड में हम लोगों ने काफ़ी ठोकरें खाई हैं, उसके बावजूद हम लोगों को चलना भी है, संभलना भी है। इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं श्री पुलकित खरे जी से। जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत जिले में कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति क्या है? पीलीभीत जनपद में जो कोविड की दूसरी लहर आई, आज वो काफ़ी तरह से संभल चुकी है। अगर हम आज की तारीख की बात करें तो कुल 18 एक्टिव केस यानी सक्रिय केस हैं जनपद में, और कोई भी व्यक्ति इनमें से अभी हमारे अस्पताल में नहीं है। ये सभी व्यक्ति होम आइसोलेटेड हैं और दैनिक आधार पर अगर हम देखें तो 1-2 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस समय ये स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। श्रीमान जी, टीकाकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीकाकरण ही कोविड का सबसे बड़ा बचाव है। तो अपने जनपद में टीकाकरण की मौजूदा स्थिति क्या है? जनपद में टीकाकरण का काम शासन के निर्देशों के क्रम में बड़ी तेजी से चल रहा है। इसमें 2 कैटेगरी में टीकाकरण कराया जा रहा था। पहला 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति, जिसमें हमारे जनपद के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। दूसरी कैटेगरी 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्तियों की है और इसमें भी बड़ी तेजी से टीकाकरण हो रहा है। अभी तक हम 20% लोगों को कर चुके हैं और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आने वाले समय में एक संभावित तीसरी लहर की जो बात हो रही है, अगर उससे हमें कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सिर्फ टीकाकरण ही बचा सकती है। जी सही कहा आपने। जो संभावित तीसरी लहर है उसके लिए हमारे जिले में क्या तैयारियां की गई हैं और बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, उन्हें हम लोग कैसे सुरक्षित रखने वाले हैं? संभावित तीसरी लहर के लिए सबसे ज़रूरी था कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो। जनपद में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार होने वाले हैं। एक हमारा माधोटांडा में CHC माधोटांडा पे तैयार हो रहा है और दूसरा जिला अस्पताल में तैयार हो रहा है।
इसके साथ साथ हमारे जनपद के जितने भी CHCs हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था और पृथक से बेड्स तैयार कर लिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जनपद में जिला अस्पताल तक ना दौड़ना पड़े और उनको उपचार वहीं पे है उनके केंद्रों पे मिल जाए। साथ ही साथ ये भी जरूरी था कि हर गांव की निगरानी समिति के पास दवाइयों के पैकेट उपलब्ध हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो दवाइयों के पैकेट मिले हैं वो सभी निगरानी समितियों तक भी पहुंचा दिए गए हैं। डीएम साहब, मैंने सुना था कि कोविड की जो दूसरी लहर थी उसमें आप या आपके परिवार के कोई सदस्य भी संक्रमित हुए थे और उस स्थिति में भी आप शासकीय कार्य सुचारू रूप से करते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव हो पाया था। जी, कोविड की दूसरी लहर के दौरान मेरी धर्मपत्नी और परिवार के कुछ और सदस्य भी संक्रमित हुए थे। एहतियातनवश कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन भी करना पड़ा, लेकिन उसमें भी जितनी भी पत्रावलियां थी उन पे भी काम होता रहा। साथ ही साथ जिन अधिकारियों को निर्देश देने थे वो निर्देश होते रहे। कई मीटिंग्स जूम के माध्यम से और अन्य तकनीकी माध्यमों से हम लोगों ने करी और ये देखा गया कि कहीं पे भी कार्य बाधित ना हो और मॉनिटरिंग लगातार चलती रहे। जिलाधिकारी महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि पीलीभीत जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य और पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कोविड से बचाव हेतु सीमा पर क्या क्या सतर्कताएं बरती जा रही हैं? नेपाल के लिए भी आवागमन खोला गया है या बंद है? हमारे जनपद की जो सीमाएं नेपाल से लगती हैं वहाँ पे भी जाके बैठकें करी गई। उन गांवों में खासकर सतर्कता बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना नेपाल से लगा रहता है। SSB के साथ जाके और नेपाल के जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ भी लगातार इस बारे में वार्ता होती रहती है। सीमाएं चेक पोस्ट के माध्यम से खुली है, लेकिन वहाँ पे चेकिंग करके लोगों के नाम नोट करके ही उनको आने जाने का वहाँ पे प्रबंध करा गया है। डीएम साहब, कोविड की दूसरी लहर में जो है फड़, फेरी, खोमचे वाले, नाई, मोची, इस वर्ग के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। पीलीभीत में ऐसे कितने लोगों को जो सरकार ने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की है वो कितने लोगों को मिली है अपने जनपद में अब तक? जनपद पीलीभीत में सरकार की तरफ से जो फड़, फेरी, खोमचे, रेडी पटरी वालों के लिए है 1,000 रुपए की धनराशि जो सीधे उनके खातों में जानी है वो घोषित करी गई थी। वो लगभग 12,800 लोगों को उनके खाते में दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ प्रवासी श्रमिक भी चिन्हित करे गए थे। जब दिल्ली और अन्य शहर बंद हो गए थे तो ये अपने गांव वापस आए थे, तो उस तरह के 1019 प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित करा गया और उनके खातों में भी ये धनराशि सीधे पहुंचेगी। डीएम साहब, जो कोविड की दूसरी लहर थी उसमें आम जनता भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। प्रदेश सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने भी अलग अलग योजनाएं चलाकर मुफ्त राशन वितरण कराया है। उसमें गृहस्थी कार्ड धारक थे, अंत्योदय कार्ड धारक थे, उनको बराबर लाभ दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना में, जिसे सबसे बड़ी योजना अब तक की हम कहेंगे, अपने ज़िले में कितने परिवारों को, कितने कार्ड धारकों को लाभ मिला है और यह योजना जो है कब से शुरू हुई थी और कब तक जारी रहने के भी तक बात कही गई है? मई 21 से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ करी गई थी और इस योजना के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में 3,52,000 परिवारों को लाभान्वित करा गया। ये योजना मई 21 से प्रारंभ होकर नवंबर 21 तक चलेगी और ये एक बहुत ही कल्याणकारी योजना रही क्योंकि जितने भी परिवार इस कोरोना महामारी के समय प्रभावित हुए थे और खासकर गरीब वर्ग के परिवार, उन तक सीधे 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं की सुविधा निःशुल्क उनके परिवारों तक पहुंच पाई। डीएम साहब, एक चीज और थी कि जो कोविड में काफी लोगों, जैसा आपने कहा प्रवासी मजदूर, काफी लोगों का रोजगार छिन जाता है। ऐसे में महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है उससे लोगों को काफी राहत मिलती है और पिछले साल जो पहली लहर थी उसमें अपने जिले में काफी ज्यादा काम दिया गया था। इस बार नरेगा से कुछ कम काम दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अपने ज़िले में जो स्थानीय मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना कितनी मददगार साबित हुई है और अब तक कितने मजदूरों को इस योजना में लाभ दिया गया है?
महात्मा गांधी नरेगा योजना की खूबी यह है कि व्यक्ति को अपने ही गांव में रहकर कार्य करने को मिल जाता है और धनराशि सीधे उसके खाते में आती है। दूसरी लहर में भी लॉकडाउन से प्रभावित अन्य जगहों से जो लोग अपने गांव लौट कर आए या फिर जो उसी गांव के लोग थे जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी, उनको मनरेगा के उन कार्यों में लगाया गया जिससे जल संरक्षण भी हो सके और आजीविका का भी प्रबंधन हो सके। पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो लगभग 28,000 परिवारों को इस योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड के माध्यम से अपने ही गांव में काम मिला और वो इससे लाभान्वित हुए। बहुत अच्छा डीएम साहब, आपने जैसा कि सब लोग जानते हैं, पीलीभीत वाले भी, बाहर के लोग भी, कि आपने सबसे ज़्यादा काम शहर के जो चौराहे हैं, तिराहे हैं, पार्क हैं या पिकनिक स्पॉट हैं, इस पर आपने काफ़ी काम किया है, इनको खूबसूरत बना दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक किन किन चौराहों पर, तिराहों पर और पार्कों पर आपने काम कराया है, कुछ डिटेल में हमारे श्रोताओं को बताएं। कि जनपद के तिराहे हों, पार्क हों, चौराहे हों, इनको जीवंत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी शहर की ये पहचान होते हैं। जब आप इन चौराहों, पार्क, तिराहों के आसपास से गुजरते हैं तो आपको अपने जनपद की संस्कृति, उसका इतिहास अगर ध्यान आए तो आपको एक गर्व की अनुभूति होती है। साथ ही साथ जब ये चौराहे अच्छे होते हैं तो यातायात सुगम होता है, एक्सीडेंट कम होते हैं। यहाँ पे महिलाएं और बच्चे अपने आप को सुरक्षित रात में महसूस करते हैं क्योंकि इन पे पर्याप्त रोशनी होती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने कई चौराहों, तिराहों को पिछले कुछ महीनों में अच्छा कराया है। नेहरू पार्क, जो एक जनपद का प्रसिद्ध पार्क है, वो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था, बदहाल हालत में था। उस पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगे, एक टिकट की व्यवस्था कराई गई, बोटिंग शुरू हुई, उस पार्क को सुंदर करा गया, उसकी कमेटी की पुनः बैठक शुरू करी गई, वहाँ पे कैंटीन का संचालन शुरू करा गया, जिससे बड़ी संख्या में अब शहरवासी परिवार के साथ समय बिताने के लिए उस पार्क में आने लगे। इसी तरह अगर हम तिराहों, चौराहों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बांसुरी और टाइगर को अंकन करना था, क्योंकि ये हमारे जनपद की पहचान है। जनपद में है जो प्रमुख चौराहा था जहाँ से शहर में हम लोग पहुँचते हैं, उसको बांसुरी चौक के नाम से सुसज्जित करा गया। इसी तरह बरेली से आने की तरफ जो एक पहला तिराहा पड़ता है उसको टाइगर तिराहे के रूप में है सजाया गया। इसके सिवा गोहनिया चौराहा हो, चाहे नौगवा हो, चाहे बनकटी हो या गन्ना तिराहा हो, इन सबको भी न केवल सुंदर करा गया बल्कि लाइट लगाई गई, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, अतिक्रमण हटाए गए, जिससे इन चौराहों के ही क्षेत्रफल बढ़ गया और यहाँ पे अब एक्सीडेंट भी कम होते हैं। तो आगे भी इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी, जनपद के पूरनपुर, बीसलपुर, अन्य तहसीलों के भी जो प्रमुख स्थान हैं, उनको इसी तरह से सुसज्जित और सुरक्षित बनाया जाएगा। बहुत बधाई के पात्र हैं आप डीएम साहब। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपने चौराहे अच्छे बना दिए, पार्क बढ़िया बना दिए, पिकनिक स्पॉट बना दिए, जिला सुंदर बना दिया। अब इस सुंदरता को देखने लोग आना चाहते हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व 15 नवंबर तक के लिए मानसून सीजन के चलते बंद है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जनपद में कोई ऑफलाइन ऑफ सीजन पर्यटन की कोई व्यवस्था हो सकती है कि जंगल के अंदर जाए बिना लोग बाहर ही, काफ़ी पिकनिक स्पॉट हैं हम लोगों पे, गोमती उद्गम तीर्थ है, बाइफरकेशन है, शारदा सागर जलाशय है, क्या इन पर कुछ जाने की, पर्यटन की ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जब जंगल बंद रहे? और पीछे हमारे मंडलायुक्त महोदय ने कुछ ऐसी प्लानिंग कंजिया सिंहपुर में की भी थी, आप भी गए थे, तो उस पर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग चल रही है जिससे कि रोजगार बढ़े और राजस्व बढ़े हमारे जनपद में। जनपद में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और अभी भी हमें पूरी तरीके से उस पर कार्य अभी नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि कार्य जारी है उसके ऊपर। जैसे आपने कहा कि कोर एरिया को बंद करना एक बाध्यता होती है, पर उसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्ष भर पर्यटन चल सकता है और उसी के ऊपर कार्य भी करा जा रहा है। माँ गोमती उद्गम स्थल, जहाँ से माँ गोमती ही शुरू होती हैं, उनका उद्गम होता है, वहाँ पे दैनिक रूप से सायंकालीन आरती शुरू कराई गई है। वहाँ पे पहुँचने की व्यवस्था को अच्छा करा गया है और उसको भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करा जा रहा है। साथ ही साथ बाइफरकेशन हो या अन्य स्थान हो, उनको भी एक सर्किट के रूप में जोड़ा जा रहा है। हाल में ही मंडलायुक्त महोदय के साथ जब भ्रमण हुआ तो एक गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था करी जा रही है। कई होम स्टेज प्रमोट करे जा रहे हैं। ये एक ऐसे स्थान होंगे जहाँ पे व्यक्ति आके जंगल का अनुभव भी ले सकेंगे और इस तरह से पर्यटन निरंतर साल भर जारी रह सकेगा।
धन्यवाद डीएम साहब। मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूं। सवाल क्या, एक सुझाव भी है कि जनपद में पुलिस प्रशासन काफी सख्ती कर रहा है, प्रतिदिन काफी चालान काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद लोग, मैं देखता हूं कि कुछ लोग मास्क नहीं लगाते, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। ऐसे लोगों को, उनके लिए आपका कोई संदेश हो तो हमारे श्रोताओं को अवश्य बताएं। मेरे सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हालांकि इस समय पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद में भी कोविड के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इसी तरह की कुछ लापरवाही हम लोगों ने पहली लहर के बाद करी थी और फिर दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो पूरे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी रखें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। हम अगर इतनी सी सावधानियां रखेंगे तो हम सब मिलके किसी भी तरह की तीसरी लहर को आने से रोक पाएंगे। साथ ही साथ अपने घर वालों का, अपने गांव वालों का, अपने जानकार लोगों का टीकाकरण जरूर करवाएं। धन्यवाद डीएम साहब, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं और ये औरों की भी, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़े होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है